अस्सलाम वालेकुम। आज की असल कहानी से पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। फ़ितरत के भी कितने पहलू हैं, ये आज तक हम इंसान समझने से कासिर हैं। एक शख्स ने एक गाय ख़रीदी और अपने अहाते में बांध दी। रोज़ाना रात को उस गाय के आने के बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी। नए मालिक ने आजिज़ आकर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फ़ैसला किया ताकि देखा जा सके कुत्ते क्यों भौंकते हैं। गाय के मालिक को उस वक्त बहुत हैरत हुई जब उसने एक सुबह गाय के पास बैठे एक चीते को वीडियो में देखा, जो गाय का शिकार करने की बजाय उसके पास इंतहाई इत्मीनान से बैठा हुआ था। गाय के नए मालिक ने पुराने मालिक से ये राज दरियाफ्त किया तो पता चला ये चीता सिर्फ 20 रोज़ का था जब इसकी माँ मर गई थी। इसके बाद इसी गाय ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला और बड़ा किया। उसके बड़े होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन ये हर रात जंगल से इस गाय से मुलाकात के लिए आता है जिसे वो अपनी माँ समझता है और इसी वजह से उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता। लेकिन कुत्ते इस राज को ना जानने की वजह से उस पर भौंकते हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक़ तस्वीर भी मैंने इस वीडियो में दी हैं, आप देख लीजिए। अब आते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है रात का मुसाफिर और इसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल। सस्पेंस डाइजेस्ट की ये कहानी है। वो अप्रैल की एक नीम गरम शाम थी। आज मेरी मेहंदी की रस्म अदा होना थी। ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही थीं। मेरी शादी मेरी तायाज़ाद आरफा से हो रही थी। वो लोग भी लाहौर के रिहायशी थे और वो गुलबर्ग में रहते थे, जबकि हम चौबुर्जी में रहते थे। हमारा रिश्ता करीबन 1.5 साल पहले तय हुआ था। ये अरसा दिन गिन गिन कर ही गुजारा गया था और अब आखिरकार वो घड़ियाँ आ गई थीं जिनका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था, और ख़ास तौर से मुझे और आरफा को। मैं सारा दिन मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रहा था और अब करीबन थक कर चूर हो चुका था। कोई और मौका होता तो मैं बिस्तर पर पड़कर सो जाता और अगले रोज़ सुबह 10 बजे से पहले बिस्तर ना छोड़ता, लेकिन आज ऐसा कैसे हो सकता था जबकि ये मेरी मेहंदी की रात थी। दोनों घरों में अलग अलग मेहंदी होना थी। ये सन 1973 की बात है। उन दिनों अभी शादी हॉल्स के रिवाज ने ज़ोर नहीं पकड़ा था और उपटन मेहंदियाँ वग़ैरह तो घर से बाहर करने का तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। बड़े भाईजान ने मेहमानों के लिए बिरयानी की 2 देगें चढ़वा दी थीं। पूरे घर में गहमा गहमी थी। ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। ख़ानदान की औरतों ने मुझे मेहंदी लगाई और रस्में वग़ैरह अदा की। फिर वो सब लोग आरफा के घर चले गए। अब घर में मैं और बस 1-2 मुलाजिम ही रह गए थे। मैंने आरफा को फ़ोन करना चाहा। दूसरी तरफ से आरफा की छोटी बहन ने फ़ोन उठाया और शोखी से बोली, बस भाईजान, अब कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं, अब थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए, चंद घंटों का फ़ासला है, फिर जी भर कर बातें फरमाइएगा। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो समाज की दीवार बनी रही और मुझे सताती रही। मैंने थक हार कर फ़ोन बंद कर दिया। ज़रा कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर नीम दराज हो गया और सोचने लगा, वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है और मुख्तलिफ़ मंजिलें यके बाद दीगरे हमारे सामने आती चली जाती हैं। मेरा ताल्लुक़ खाते पीते घराने से था। वालिद साहब का लकड़ी का कारोबार था। बड़े भाई ट्री ट्रॉलीज बनाते थे और हमारी फर्म का अच्छा खासा नाम था। मैं भी ग्रेजुएशन के दौरान में ही अपने कारोबार की तरफ मुतवज्जो हो गया था।
लकड़ी यानी टम्पर का काम मेरी तबीयत के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन वालिद का हाथ बटाने के लिए ज़रूरी था कि मैं इस काम में आ जाऊं। आजकल मैं वालिद के साथ दुकान पर होता था और अपनी हिम्मत के मुताबिक उनका हाथ बटाता था। मेरी ज़िंदगी लगे बंदे रास्तों पर बड़े हमवार तरीके से चल रही थी। शाम तक दुकान पर रहता, फिर अपने बचपन के दोस्त तनवीर के साथ गपशप करता या फिल्म वगैरह देखने चला जाता। टीवी उन दिनों नया नया आया था, उसमें भी हम लोग बेहद दिलचस्पी महसूस करते थे। उर्दू ड्रामों के अलावा रॉबिन हुड, फ्यूजी और आयरन साइड जैसी सीरीज़ शौक़ से देखा करते। मेरे हल्का अहबाब ज़्यादा वसी मेरा हल्का अहबाब ज़्यादा वसी नहीं था। मैं अपने हाल में मस्त रहने वाला शख्स था, इसीलिए घर वाले बाज़ औक़ात मुझे प्यार से हारून के बजाय हारून बादशाह भी कहा करते थे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपनी मेहंदी की रात की। मैं थकन से चूर था, ज़रा सुकून लेने के लिए बेड से टेक लगाकर लेट गया। मैं जो कुछ आपको बताने लगा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक बात से आगाह कर दूँ। मैं सदके दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक हकीकत पसंद बंदा हूँ। मैं माफूकुल फितरत सोचों को कभी अपने जहन में जगह नहीं देता। हर नाकाबिले फ़हम बात के पीछे मैंने हमेशा ठोस वजह ढूंढने की कोशिश की है और इसमें कामयाब रहा हूँ। अब मैं फिर असल रुदात की तरफ आता हूँ। मैं बेड से टेक लगा कर लेट तो गया, लेकिन मेरा अभी सोने का इरादा नहीं था। मुझे घर वालों की वापसी का इंतज़ार करना था। मुझे ऊँघ सी आने लगी, पलकों पर बोझ महसूस हो रहा था। मैं इसी तरह नींद दराज रहा और ख़यालों के घोड़े दौड़ाता रहा। वो नींद और बेदारी की कोई दरमियानी हालत थी। मुझे एकदम लगा जैसे इस अकेले कमरे में कोई और भी मेरे आसपास मौजूद है, मुझे बड़े गौर से देख रहा है। फिर वो कमरे के दरवाजे के सामने नज़र आया। वो एक सफ़ेद ह्योला सा था, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, जिसका सर भी सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, बस स्याह और सफ़ेद दाढ़ी की झलक नज़र आ रही थी। वो अजीब से लहजे में बोला, हारून, कम अज़ कम एक भूखे को तो खाना खिलाना था ना, और ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी कीमत अदा करना होगी। फिर एकदम वो ह्योला ओझल हो गया। मैं जैसे चौंक कर हुनूदगी की हालत से निकल आया। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वॉल क्लॉक की टिक टिक सुनाई दी। सुइयाँ रात 11 बजे का वक्त बता रही थी। मैं सोचने लगा कि ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। करीब ही रेडियो सेट पड़ा था। मैंने उठकर पहले मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर रेडियो पर कोई स्टेशन तलाश करने की कोशिश करने लगा। हुनूदगी की हालत में जो फ़िक्रा मैंने सुना था वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा था। हारून, कम अज़ कम एक भूखे को तो खाना खिलाना था ना, और ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी कीमत अदा करना होगी। ये क्या फ़िक्रा था, मुझे इसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। लेकिन अजीब बात थी कि फ़िक्रे का एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में मौजूद था, और लफ्ज़ ही नहीं, लहजा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, सब कुछ जैसे मेरी समात में नक्श हो गया था। बहरहाल उस वक्त मैंने इस वाक़े को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। इंसानी तसव्वुरात अजीब व गरीब शक्लें बनाते ही रहते हैं। कभी ये तसव्वुरात किसी गैर मरई आवाज़ का रूप धार लेते हैं, कभी किसी मंजर का, कभी कोई अंदेशा बन जाते हैं और दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं, और कभी कोई खूबसूरत सपना बनकर आँखों में समा जाते हैं। शायद ये भी कोई ऐसी कल्बी वारदात थी। मेरे घर वालों की वापसी 11:30 बजे के लगभग हुई। एक बार फिर घर में शोर और हंगामा जाग उठा। ढोलक बजने लगी और गीत गाए जाने लगे। अब हर एक को आने वाले दिन का इंतज़ार था। तारीख थी 17 अप्रैल और ये दिन था मेरी शादी का। हाँ, वही दिन जिसका पल पल इंतज़ार किया गया था। उन दिनों बारातें शाम के फ़ौरन बाद ही दुल्हन के घर जा पहुंचती थी। मेरी बारात भी 8 बजे के करीब गुलबर्ग में मौजूद थी। वो रंगों, खुशबुओं और रोशनियों की रात थी।
हर तरफ कह के बिखर रहे थे। निकाह की रस्म के फ़ौरन बाद खाना शुरू हो गया। मैं स्टेज पर बैठा था। रिवाज के मुताबिक मेरा खाना स्टेज पर ही मेज़ पर सजा दिया गया। मेरे दाएं बाएं मेरे घर वाले मौजूद थे। बड़े भाई फारूक ने मेरे लिए खाना प्लेट में निकाला। मैंने पहला लुक़मा लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी नज़र सामने मेहमानों की तरफ उठी। बहुत से अफराद के पीछे मुझे एक शख्स नज़र आया और मुझे लगा जैसे मेरी रगों में खून जम गया है। ये वही कल रात वाला ह्योला था, सर से पैर तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस। चेहरा पूरी तरह नज़र नहीं आता था, बस सफ़ेद और स्याह दाढ़ी की झलक दिखाई देती थी। वो जैसे मेरी ही तरफ देख रहा था। एक लहजे के लिए नज़र आकर वो ओझल हो गया। मैं हक्का बक्का सा बैठा था। बड़े भाईजान ने कहा, क्या बात है हारून, क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान। किसी से कुछ कहना है? नहीं नहीं। तो खाना खाओ ना। वो चम्मच मेरे हाथ में थमा कर बोले। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ अब खाना खाते हुए मेहमानों के सिवा और कुछ नहीं था। दिल पर जबर करके मैंने खाना खाने की कोशिश की। पता नहीं क्यों कल रात का सुना हुआ फ़िक्रा, बेमैनी फ़िक्रा फिर मेरे कानों में गूंजने लगा। कम से कम एक भूखे को तो खाना खिलाना था ना, और ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी कीमत अदा करना होगी। ये क्या फ़िक्रा था, ये क्या अल्फाज थे? मैंने ख़ुद को मुलामत की और अपने बेमतलब ख़यालात को जहन से झटकने की कोशिश करने लगा। जैसा कि मैंने बताया है, मावराई ख़यालात और तोहमात के लिए मेरे जहन में कभी कोई जगह नहीं रही। मैंने हर चीज़ को हमेशा ठोस सबूतों और साइंसी नुक्ता नज़र के साथ देखा है। शायद यही वजह थी कि उस रात भी उस वाक़े ने मुझ पर ता देर असर नहीं किया। मैंने अपनी इस परेशान ख़याली को जल्द ही फरामोश कर दिया और शादी के हंगामों में खो गया। खाने के बाद पूरे जोशो खरोश से मुख्तलिफ़ रस्में अदा हुईं और मेरी बारात गाड़ियों के काफ़िले की सूरत में दुल्हन को गुलबर्ग से लेकर चौबुर्जी पार्क हमारी रिहाइशगाह पर पहुंच गई। मुझे अच्छी तरह याद है, अप्रैल की वो शब बड़ी खुशगवार थी। मौसम कदरे अबर आलूद था और ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। घर में गहमा गहमी थी। आराइशी रोशनियाँ जगमगा रही थी। मैं बहाने से बार बार अपने कमरे की तरफ जाता था। मेरी बहनें और कज़न्स वग़ैरह मुझ पर फ़िक्रे कसती थीं और मुझे वहाँ से चलता करती थी। इंतज़ार की घड़ियाँ काटना मुश्किल हो रही थी। कितना अहम होता है ये शादी का दिन, ज़िंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखता है। और इससे भी अहम शब-ए उरूस, खुशियों और मुरादों की घड़ियाँ। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों की सूरत में बनाया, फिर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की, फिर उन्हें कुर्बत की मुसरतों और जुदाई की तकलीफ़ों से आशना किया। एक ऐसा निज़ाम बनाया जो इस कायनात में ज़िंदगी को रवां दवां रखता है। मैं घर के सामने ग्रासी लॉन पर अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहा। मुझे छेड़ने और तंग करने में मेरा करीबी दोस्त तनवीर पेश था। दिल के अंदर खुशी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हम मामूली मामूली बातों पर भी कह के लगा रहे थे। मुझे ख़बर नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी एक कितने संगीन रुख पर मुड़ने वाली है। मैं एक ऐसे दोराहे पर पहुंच चुका हूं जिसकी एक जानिब मेरी दुल्हन है, मेरा घर है और बेमिसाल खुशियां हैं। दूसरी तरफ तारीकी है, वीरानी है और लरसा देने वाले वाक़यात हैं। बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी का रुख मोड़ने के लिए किसी बड़े वाक़े या हादसे की ज़रूरत नहीं होती। कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा वाक़या भी तहलका ख़ैज़ तब्दीलियाँ लेकर आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज इन बातों को कमोबेश 41 साल गुजर चुके हैं। मैं एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद रिटायर हो चुका हूँ। मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ज़िंदगी का बाकी सफ़र शायद अब बहुत तवील नहीं रहा, लेकिन मैं आज भी उस रात को और उस रात में आने वाली तब्दीली के बारे में सोचता हूँ और हैरान होता हूँ। क्या वो इतनी ही बड़ी बात थी जिसकी वजह से मेरे साथ वो सब कुछ हुआ?
जिसने मुझे ही नहीं मेरे अहले खाना और मेरे पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया, तहस नहस कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, दोस्तों के साथ गपशप लगाते लगाते मुझे प्यास महसूस हुई। मैं पानी पीने के लिए अंदर आया। लॉन में भी एक शामियाना लगा था। कनात के करीब से गुजरते हुए मैं ज़रा ठिठक गया। कनात की दूसरी तरफ हमारे मोहल्ले की ही दो औरतें बैठी बातें कर रही थीं। उन्हें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके इतना पास है और उनकी आवाज़ सुन रहा है। एक औरत ने कहा, हाँ, हारून अभी करता वर्ता तो कुछ नहीं, बाप ही पैसे उसकी जेब में डालता है, पता नहीं कैसे बोझ उठाएगा बीवी का और फिर बच्चों का। दूसरी औरत ने कुछ इससे भी ज़्यादा सख्त बात की। मतलब उस बात का भी वही था जो पहली औरत की बात का था। पहली औरत ने दोबारा कहा, बस बड़ों ने ही पकड़ धकड़ कर शादी कर दी है, अब वही उसका घर भी चलाएंगे। मैं अपनी जगह बुत बना खड़ा रह गया। कान साएं साएं करने लगे। औरत सरगोशी के लहजे में जहर उगल रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं ज़मीन के अंदर गड़ गया हूँ। मैं इतना गया गुजरा तो नहीं था जितना वो मुझे समझ रही थी। और फिर उनकी ज़ुबान और लहजा, मेरा दिल चाहा कि उनके सामने चला जाऊँ और उनसे पूछूँ कि वो क्या कह रही हैं और ये सब कुछ कहने का क्या जवाब है उनके पास। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। किसी वक्त ऐसा होता है, बंदे को पता चलता है कि उसकी पीठ पीछे किस तरह की बात की गई है और वो हैरान और शशदर रह जाता है। मैं अपनी प्यास भूल गया और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चला गया। छत खाली थी। मैं जैसे निढाल सा एक दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। छत पर बिजली के वो तार बिछे थे जिनके ज़रिए आराइशी रोशनियाँ जगमगा रही थीं। रोशनियों की जगमगाहट छत पर भी महसूस की जा सकती थी, लेकिन मेरे अंदर का मंजर कुछ और हो गया था। मेरे अंदर की सारी रोशनियाँ जैसे एकदम बुझ गई थी। घटाटोप तारीकी छा गई थी। मुझे लगा मैं दूल्हा नहीं हूँ, एक मरा हुआ शख्स हूँ जिसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाने वाला है। एक खंडर हूँ जो तेज़ बारिश में किसी भी वक्त मिस्मार हो जाएगा, या एक खोखली जड़ों वाला दरख्त जिसे हवा का एक तेज़ झोंका उखाड़ फेंकेगा। मैं कारीन से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जो कुछ मेरे साथ पेश आया, साफ सीधे अल्फाज में बयान करता हूँ। मुमकिन है कहीं कहीं मुझसे इत्तेफाक ना किया जाए, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं करीबन आधा घंटा उस तारीक छत पर बैठा रहा और अपने अंदर की बुझी हुई रोशनियों में से कोई किरण ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन किरण कहीं नहीं थी। रोशनी का नुक्ता तक नहीं था। मैं बुझ चुका था, मुकम्मल तौर पर तारीक हो चुका था। दिलो दिमाग पर एक स्याह धुंध सी छाई हुई थी। कोई जैसे मेरे अंदर से बाआवाज़े बुलंद कह रहा था, हारून चले जाओ यहाँ से, बहुत दूर निकल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, खैराबाद कह दो, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ रुके रहोगे तो दम घुटने से मर जाओगे। तुम यहाँ के लिए नहीं हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक बेकार इंसान हो, दुनिया की हकीर तरीन मखलूक हो। तुम किसी काम के नहीं हो। अपना चेहरा छुपा लो, अपनी शक्ल लेकर वीरानों का रुख कर लो, किसी समुंदर की तह में बैठ जाओ, किसी सहरा की रेत में दफन हो जाओ, या फिर खाक बनकर दूर दराज की हवाओं में बिखर जाओ। कोई मुझे खींच रहा था, मुझे मेरे घर से निकाल रहा था। मेरी दुल्हन चंद कदम के फासले पर हुजला रूसी में मौजूद थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरे कदमों की चाप सुनने की मुंतज़िर थी, और मैं ज़हनी तौर पर उससे हज़ार हा मील के फासले पर जा चुका था। निचली मंजिल से लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्चे चहकार रहे थे। सहन में बड़े भाईजान खड़े थे, शायद कल के वलीमे के लिए अब्बा जान और दूसरे भाइयों से मशवरा कर रहे थे। मैं जैसे एक स्याह गुबार में चलता हुआ नीचे आया। किसी ने मुझसे क्या कहा मुझे कुछ पता नहीं। मैंने किसी को क्या जवाब दिया मुझे ये भी याद नहीं। मेरे इर्द गिर्द उस वक्त क्या हो रहा था मैं ये भी भूल चुका था। मुझे बस इतना याद था, बहुत से मेहमान
सो चुके थे, कई सोने की तैयारी कर रहे थे और मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ वालदा के कमरे में पहुंचा। वो शायद शुक्राने के नफल अदा करने में मसरूफ़ थी। मैं उनके पास से गुजरकर अपनी अलमारी तक आया। अलमारी में मेरा पासपोर्ट और कुछ दीगर कागजात मौजूद थे। मैंने पासपोर्ट उठाकर जेब में डाला, कुछ नकदी अलमारी में से ली, कुछ सलामियों की सूरत में मेरे पास पहले से मौजूद थी। मैं किसी मामूल की तरह चलता हुआ सहन में पहुंचा और बाहर सड़क पर आ गया। शायद किसी ने अकब से मुझे आवाज़ दी थी, शायद मैंने भी जवाब में कुछ कहा था, ठीक से याद नहीं। गालिबन ये कहा था कि मैं ज़रा बाज़ार तक जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने, और मैं निकल आया था, अपनी शब उरूसी को छोड़कर, अपनी दुल्हन को छोड़कर और अपने जगमगाते घर को छोड़कर। मेरे कदम बेसाख्ता उठते चले जा रहे थे। मेरे जिस्म पर वही दूल्हे वाला पेंट कोट था और उन फूलों की खुशबू अभी तक मेरे लिबास में मौजूद थी जो रस्मों के दौरान में मुझ पर निछावर किए गए थे। वो रात करीबन 12 बजे का अमल था। मैंने मेन सड़क पार की और मुजंग चुंगी की तरफ चल दिया। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम थी। जो लोग लाहौर के इस इलाके को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि चौबुर्जी पार्क और मुजंग चुंगी के दरमियान लाहौर का सबसे बड़ा, बल्कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब पड़ता है। मैं उसी कब्रिस्तान के अंदर से गुज़र रहा था। हर तरफ सन्नाटा था और हदे निगाह तक बस झाड़ियाँ थीं या कब्रों के बेकरां सिलसिले थे। मुझे लगा जैसे मैं भी एक मुर्दा हूँ और अभी अभी किसी कब्र से निकलकर चल पड़ा हूँ। जितनी तारीकी बाहर थी उससे कई गुना ज़्यादा मेरे अंदर थी। अचानक मुझे 2 जसीम कुत्ते नज़र आए। ये आवारा कुत्ते झाड़ियों से निकलकर तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े। कोई और मौका होता तो शायद मैं भाग खड़ा होता, लेकिन मैं जिंदा कहाँ था। अपने अंदर की रोशनियां बुझने के बाद मैं तो एक मुर्दा था, और जो पहले से मुर्दा हो उसे मरने या तकलीफ़ झेलने का डर कहाँ होता है। कुत्ते शोर मचाते हुए मेरी तरफ लपके तो मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। उनका जोश कदरे मांद पड़ गया। वो जैसे ताज्जुब के आलम में मुझे देखते रहे। फिर वो आगे बढ़े और उनकी थोथनियाँ मेरी टांगों से आ लगी। मुझे बिल्कुल यही लगा कि वो अपनी थोथनियों के साथ मुझे पीछे की तरफ धकेल रहे हों, जैसे वो जान गए हैं कि मैं कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। वो मुझे वापस भेज रहे हैं। मैं इस संगीन और भयानक गलती से मुझे बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान में एक ट्रक सुनसान सड़क पर से फर्राटे भरता हुआ गुजरा। ये सड़क बस 10-15 कदम की दूरी पर थी। ट्रक के शोर और उसके करख्त हॉर्न ने कुत्तों की तवज्जो मेरी तरफ से हटा दी। वो डरे डरे अंदाज में पीछे हटे और फिर झाड़ियों में गुम हो गए। मेरी दीवानगी का रेला मुझे फिर अपने आप में बहाने लगा। मैं सड़क के किनारे किनारे चलता मुजंग चुंगी पहुंचा। वहाँ जो बस सबसे पहले नज़र आई मैं उसमें सवार हो गया। ये बस चौक यतीम खाने की तरफ जा रही थी। चौक यतीम खाने की जानिब जाते हुए ये बस फिर हमारी रिहाइश गाह की जानिब से गुजरी। करीबन 1 फरलांग की दूरी पर मुझे अपने 2 मंजिला घर की रंगी बिरंगी रोशनियाँ नज़र आईं। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। सीने में फैला हुआ गुबार कुछ और भी गहरा हो गया। एक बार जी में आया कि अपने कदम रोक लूं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस चला जाऊं, लेकिन तीर कमान में से निकल चुका था। करीबन 10 मिनट बाद मैं चौक यतीम खाने में था। यहाँ से दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ बआसानी मिल सकती थी। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि ये जगह भी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। एक बस खड़ी थी, साहिवाल जाने के लिए तैयार थी। मैं उसमें सवार हो गया। कुछ वाक़यात इत्तेफाकन पेश आते हैं और हम उन्हें अपने साथ और अपने हालात के साथ जोड़ लेते हैं। अब मालूम नहीं कि बस में जो 3 बज़ाहिर गैर अहम वाक़यात पेश आए उनका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से था या नहीं, लेकिन वो आज तक मेरे जहन पर नक्श हैं। मैं उन्हें बग़ैर कमी बेशी के यहाँ लिख देता हूँ। हम अभी बमुश्किल लाहौर शहर से बाहर निकले थे कि अचानक बस के ब्रेक ज़ोर से चिरचिराए, फिर वो बुरी तरह लहराई। मुसाफिरों के मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह खैर के अल्फाज निकल गए। ड्राइवर गाड़ी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर सका था। दरअसल कोई जानवर गाड़ी के सामने आ गया था। एक बार फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ।
पता नहीं क्यों मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए मैं आगे की तरफ झुका हुआ था और अपनी पेशानी अगली नशिस्त की पुश्त से टिकाई हुई थी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ, क्यों हो रहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस लाहौर से 60-70 मील दूर आ चुकी थी जब एक बार फिर मुसाफिरों के दिल सीनों में उछल कर रह गए। सड़क क्रॉस करने वाले किसी देहाती को बचाते हुए बस एक बार फिर बुरी तरह लहराई और सड़क किनारे बजरी के एक ढेर पर चढ़ गई। ड्राइवर बुड़बुड़ाने लगा। उसने बस को बमुश्किल पीछे हटाया। वो सख्त परेशान नज़र आ रहा था। मुसाफिरों में से कई ऐसे भी थे जो उसे तनकीद का निशाना बनाने लगे। कुछ एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत करने लगे। ड्राइवर बज़ाहिर तजर्बेकारी दिखाई देता था। कुछ देर बाद हम फिर अपने सफ़र पर रवाना हुए। ताहम इस मर्तबा गाड़ी की रफ्तार खासी कम थी और ड्राइवर के अलावा मुसाफिर भी अलर्ट नज़र आ रहे थे। अभी हम साहिवाल से 10-15 मील दूर ही होंगे कि एक बार फिर सब दहल गए। इस मर्तबा गाड़ी के नीचे से कुछ ज़ोरदार आवाज़ें आईं, जैसे लोहे के साथ लोहे ने ज़ोरदार रगड़ खाई हो। कई मुसाफिरों ने कलमा तैयबा पढ़ा। ड्राइवर ने गाड़ी किनारे पर रोक दी। कंडक्टर भी नीचे उतर आया और टॉर्च के ज़रिए गाड़ी के नीचे ताक झांक करने लगे। मुझे ड्राइवर के अल्फाज आज तक याद हैं। वो पहले तो फीके से अंदाज में मुस्कुराया, फिर मुसाफिरों की तरफ देखकर और हाथ जोड़कर बोला, मैं 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन इस तरह का तमाशा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। आप सवारियों में से जो भी अपना बुरा मुकद्दर लेकर इस बस में बैठा हुआ है, खुदा के वास्ते नीचे उतर जाए, नहीं तो हम कभी साहिवाल नहीं पहुँचेंगे। पता नहीं मेरे दिल में क्या आई। मैं खामोशी के साथ अपनी सीट से उठा और नीचे उतर कर चल दिया। कई मुसाफिर हक्का बक्का से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद सवारियों ने मेरे बारे में क्या कहा या ड्राइवर और कंडक्टर ने क्या तबसरा किया। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो बस अपने ही रैले में बहता चला जा रहा था और उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि शायद ड्राइवर ने बुरे मुकद्दर वाली सवारी की जो बात की है वो मेरे बारे में ही थी। वाकई मुझसे बुरे मुकद्दर वाला और कौन हो सकता था जो अपनी मनचाही दुल्हन को फूलों की सेज पर छोड़कर वीरानों की तरफ निकल आया था। अब रात का आखिरी पहर था। कच्चे रास्ते को घने दरख्तों और घटा टोप तारीकी ने ढांप रखा था। मैंने अपनी चमचमाती हुई घड़ी देखी। फजर की आज़ान होने में करीबन पौन घंटा बाकी था। मैं अंदाज़न 1 फरलांग चलने के बाद खेतों के पास एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द तारीक तन्हाई थी और अनदेखे रास्ते थे। मुझे अपना घर याद आया, अपनी तहज्जुद गुजार माँ याद आई और आरिफा याद आई। मैं रोने लगा। पहले सिसकियाँ लेता रहा, फिर हिचकियों से मेरा सीना दहलने लगा। मैं रोया और खुलकर रोया, लेकिन लगातार बहते हुए आंसुओं ने भी सीने की आग कम नहीं की। यहाँ कोई मुझसे पूछने वाला नहीं था कि ए पहली रात के सजे सजाए दूल्हा, तुम इन वीरानों में बैठकर क्यों गिरिया कर रहे हो? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हारा रूसी लिबास मिट्टी में लथड़ गया है। तुम्हारे चेहरे पर मुसाफत की गर्दे और तुम्हारी आंखों में बर्बादियों ने डेरे डाल लिए हैं। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं था और ना दिलासा देने वाला। बस कानों में वही जहरीले अल्फाज गूंज रहे थे जो शामियाने के अंदर बैठी हुई उन 2 औरतों ने कहे थे। मुझे लग रहा था कि ये अल्फाज सिर्फ उन 2 औरतों ने नहीं कहे, सारी दुनिया ने कहे। लेकिन मैं फिर कहूँ, मैंने उस वक्त सोचा था और अब भी यही सोचता हूँ, क्या बस वो चंद तनसिया अल्फाज ही थे जिन्होंने मुझसे इतना बड़ा फ़ैसला कराया? ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर जगह हुआ ही करती हैं। खुशी के मौके पर बदखा अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। बड़े बड़े अच्छों को भी बुरा बना दिया जाता है। गलत बयानियाँ, झूठ, इल्ज़ाम तराशियाँ, तज़हीक, किरदार कुशी, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन क्या किसी ऐसे वाक़े की वजह से इतना भयानक कदम उठाया जा सकता है? फिर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इसके पीछे भी कोई वजह थी। और तब
एक बार फिर मुझे अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। मेरे कानों में वही नाकाबिले फ़हम फ़िक्रा गूंजा। ये क्या अल्फाज थे? ये क्यों कहे गए थे? क्या ये भी बस एक इत्तेफ़ाक ही था या फिर ये इत्तेफ़ाक नहीं था? मेरी समात उन अल्फाज की बाज़गश्त को फिर से महसूस करने लगी। कम अज़ कम एक भूखे को तो खाना खिलाना था ना, और ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी कीमत अदा करना होगी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में जकड़ लिया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इन अल्फाज में और मेरे यहाँ इस जगह मौजूद होने में एक ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़। मैं इन बेमैनी अल्फाज की बाज़गश्त से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा और उठ बैठा। मेरा नया नकोर पेंट कोट खेतों की मिट्टी में लथड़ा हुआ था। मैंने उसे झाड़ा और एक बार फिर नामालूम सिमत में चल दिया। मैं कहाँ जा रहा था? सीने में फिर धुआं सा भर रहा था। जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अपनी इस बेकार और गुनाहगार ज़िंदगी से पीछा छुड़ा लूँ, ख़ुद को ख़त्म कर लूँ। बस यही एक हल नज़र आता था। अचानक मुझे पानी के बहाव की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। मैं थोड़ा आगे गया तो झाड़ियों के दरमियान साहिवाल की बड़ी नहर नज़र आई। हवा ठंडी थी और शब की खामोशी में पानी के बहने की सदा बहुत साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस वसी नहर के किनारे घास पर जा खड़ा हुआ पानी को देखने लगा। दिलो दिमाग में पैदा हो जाने वाले ख़यालात बड़े खौफनाक थे। मुझे उस पानी की गहराई में अपनी निजात नज़र आ रही थी। जो कदम उठाकर मैं अपने घर से यहाँ चला आया था वो बहुत बड़ा था। उसके नतीजे भी बहुत बड़े और संगीन निकलना थे। उन सारे नतीजों और अंदेशों से बचने का वाहिद रास्ता यही नज़र आ रहा था कि मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं। मुझे तैरना नहीं आता था। अगर मैं नहर में कूद जाता तो यकीनन इस दुनिया के गमों से निजात पा जाता। अचानक अल्लाह अकबर की सदा मेरे कानों में पड़ी। ये आज़ान फ़जर थी। आखिर शब की जादुई फ़ज़ा में ये आवाज़ हवा के दोष पर तैरती हुई समात से टकराई तो जैसे चंद लम्हों के लिए मेरे सीने में सुलगती हुई आग मदम पड़ गई। इसी दौरान में मुझे अकब में सरसराहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो एक शख्स मेरे सामने खड़ा था। मैंने तारीकी में ध्यान से देखा। वो ज़रा लंबे कद का एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। सर पर गोल ब्राउन टोपी थी। वो ज़रा डरे डरे लहजे में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही खड़ा था। कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं किया हुआ तुमने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस शख्स का खौफ अब ज़रा कम हो गया। बोला, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हें वहाँ उस खेत से देख रहा था। मुझे लगा जैसे तुम नहर में गिर पड़ोगे। कहाँ से आए हो तुम? साहिवाल के तो नहीं लगते हो। नहीं, मैं मुल्तान से आया हूँ। मैंने बात बनाई। उसने एक बार फिर मुझे सर तापा घूरा। मेरा नहायत कीमती सूट मिट्टी में लथड़ा हुआ था। खुश पपी के बूटों की हालत उससे भी पतली थी। मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी वगैरह मुझे खाते पीते घराने का फ़र्द साबित करते थे। वो उलझे उलझे अंदाज में मुझे देखता रहा। फिर मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, आओ मेरे साथ कहीं बैठकर बात करते हैं। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया। हम दोनों खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर चलते हुए एक ट्यूबवेल के करीब नीम के पेड़ के नीचे आ बैठे। उस शख्स ने अपना साफ़ा नुमा कपड़ा घास पर बिछा दिया। अब हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते थे। उस शख्स की उम्र 45 साल के लगभग थी। वो उर्दू बोलता था, ताहम लहजा किसी हद तक बलोची था। उसने मुझे अपना नाम फ़ेरोज़ ख़ान बताया और ये बताया कि वो यहाँ एक पास के गांव में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता है। उसकी बूढ़ी वालिदा भी उसके साथ ही रहती थी। वो ख़ुद क्वेटा में एक होटल चलाता था। महीने 2 महीने बाद यहाँ गांव का चक्कर लगाता था। ये घर उसकी बीवी को अपने वालिदैन की तरफ से मिला हुआ था। मैंने फ़ेरोज़ को अपना नाम अशरफ बताया और कहा कि मैं मुल्तान से अपने एक अज़ीज़ की शादी में शिरकत के लिए साहिवाल आया था। रात को किसी बात पर वालिद से झगड़ा हो गया और मैं नाराज़ होकर इधर चला आया।
फ़िरोज़ ने मेरी बात पर किस हद तक यकीन किया और पता नहीं किया भी या नहीं, बहरहाल उसने मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उसके रवैये में सबसे अहम बात यही थी कि वो मेरी हालत ज़ार को दुख की नज़र से देख रहा था और मेरे लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो आज शाम ही क्वेटा के लिए रवाना हो रहा है और अगर मैं उससे किसी तरह की मदद चाहता हूँ तो उसे बताऊँ। एकदम मेरे जहन में एक ख़याल आया। मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपने साथ क्वेटा ले जा सकते हैं। मैं चंद दिनों के लिए अपने घर और अपने माहौल से दूर रहना चाहता हूँ। वो चंद लम्हे सोच कर बोला, लेकिन तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। तुम्हें किसी तरह उन्हें इत्तला तो पहुँचा देनी चाहिए। आप बेफ़िक्र रहें, मैं उन्हें इत्तला पहुँचा दूँगा। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने उसे बताया कि वो किराए वगैरह की फ़िक्र ना करे, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। वो बोला, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मैंने कहा, यह मुनासिब नहीं होगा अंकल, मेरा हुलिया देखकर आपके गांव वाले हैरान होंगे। मैं यहाँ से सीधा साहिवाल रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ, आपने भी वहाँ से ही सवार होना है ना। अंकल फ़िरोज़ का जवाब हाँ में था। कुछ ही देर में हमारे दरमियान सारा प्रोग्राम तय हो गया। मुझे साहिवाल रेलवे स्टेशन पर अंकल फ़िरोज़ का इंतज़ार करना था। उसे शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँचना था। मैंने अपने कपड़े वगैरह झाड़े, जहाँ मिट्टी के सख्त दाग थे उन जगहों को गीले रुमाल से साफ़ किया, ट्यूबवेल के पानी से मुंह हाथ भी धोया और अपने बिखरे बालों में कंघी की। इसके बाद मैं अंकल फ़िरोज़ से रुखसत होकर पक्की सड़क की तरफ चल दिया। अब मेरी तबीयत कुछ बदली हुई थी। फजर के वक्त ता देर रोने के बाद दिल का बोझ कुछ हल्का महसूस होने लगा। अब मैं आगे और आगे निकलना चाहता था। मैं बजरिया बस दिन 11 बजे के करीब साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। एक छोटे से होटल से बिस्किट और चाय का नाश्ता किया। कुछ भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। ये सोचकर आंखें फिर नम हो गईं कि अगर इस वक्त मैं अपने घर में होता तो शायद आरफा के घर वाले उसका नाश्ता लेकर हमारे घर आए होते। हर तरफ खानों की खुशबू और कहके बिखर रहे होते। स्टेशन पर गहमा गहमी थी, गाड़ियाँ आ जा रही थीं। मैं इंतज़ार गाह से बाहर लकड़ी की एक बेंच पर जा बैठा। दिल में फिर धुआं सा जमा होने लगा। मेरे घर में क्या हो रहा होगा, आरफा पर क्या बीत रही होगी, घर वाले मुझे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे, लोग किस तरह की बातें बना रहे होंगे। दिल चाहा कि किसी जगह से घर टेलीफोन करूं और घर वालों को कम से कम इतना बता दूं कि मैं खैरियत से हूं। वालिदा की सूरत निगाहों के सामने घूमी और ये ख्याल मज़ीद पुख्ता होने लगा कि मुझे किसी तरह घर वालों को अपनी खैरियत की इत्तला दे देनी चाहिए। मैं काफ़ी देर वहीं बैठा सोचता रहा। फिर इससे पहले कि मैं कोई अमली कदम उठाता, एक बार फिर मेरे अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं। घटाटोप अंधेरा छा गया। मुझे यूं लगा कि वही सफ़ेद कपड़ों वाला ह्योला मेरे पीछे कहीं मौजूद है, जिसे मैंने अपनी मेहंदी की रात देखा था। उसका सर और चेहरा भी सफ़ेद कपड़े में छुपा हुआ है। वो मुझे देख रहा है। वो मुझे हरगिज़ वापस नहीं जाने देगा और अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे ज़बरदस्ती रोकेगा, शायद ज़ख्मी कर दे या फिर मार दे। मुझे एक झुरझुरी सी आई। मैंने आंखें बंद कर लीं और जो कुरानी सूरतें याद थीं उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। अब मेरा दिल गवाही देने लगा कि मेरे घर से निकलने में दो औरतों की जहरीली गुफ्तगू को इतना दखल नहीं है जितना उस सफ़ेद पोश ह्योले को है। अगर मैं उन दो औरतों की गुफ्तगू ना भी सुनता तो शायद कोई ऐसी बात हो जाती जिसकी वजह से मुझे अपनी दुल्हन को छोड़कर आना पड़ता। ये सब कुछ एक पहेली की तरह था और इसका कोई पहलू मेरी समझ में नहीं आ रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक 5 बजे से पहले ही फ़िरोज़ स्टेशन पर पहुंच गया। वो मेरे लिए घर से आलू वाले पराठे पकवा कर लाया था, साथ ही दही की चटनी थी। उसने बहुत इसरार करके मुझे 2-4 लुक़मे खिलाए। वो टिकट के पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती दिए। वो 2 टिकट ले आया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। मैंने बस इस बात में सर हिला दिया। उसने भी मुझे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ी करीबन 2 घंटे लेट थी। जब गाड़ी की आमद का ऐलान हुआ, प्लेटफॉर्म पर खलबली सी मच गई। कुलियों के कदम तेज़ तेज़ उठने लगे।
हमारे पास चूँकि बरानाम ही सामान था, इसलिए हम इत्मीनान से थे। मैंने यूं ही अपने अक़ब में देखा। एक बार फिर मुझे यही लगा जैसे सीने में मेरा दिल रुक गया। भागते दौड़ते लोगों के पीछे मुझे एक बार फिर उसी सफ़ेद पोश की झलक नज़र आई। ये झलक 1 सेकंड के लिए थी या शायद इससे भी कम वक्त के लिए। मैं आंखें फाड़े उसी सिमत में देखता चला गया। फ़िरोज़ ने मेरा कंधा हिलाया। क्या बात है अशरफ? कुछ नहीं, मैंने गड़बड़ा कर कहा और रेलवे लाइन की तरफ देखने लगा जहाँ दूर हमारी गाड़ी की झलक नज़र आ रही थी। मेरे जहन में खलबली मची हुई थी। क्या मैं वाहमों का शिकार हो रहा हूँ? मेरी नज़रें बार बार धोखा खा रही थी। मुझे एक ऐसा मंजर दिखा रही थी जिसका कोई वजूद नहीं था। नफ्सियात की ज़ुबान में इसे बसरी धोखा कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन। ऐसे बसरी धोखों का ताल्लुक़ अमूमन इंसान के अपने अंदर की कैफियत से होता है। इसी दौरान में गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम उसमें सवार हो गए और साहिवाल से क्वेटा की तरफ हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। मैं गाड़ी की खिड़की में से शुमाल की तरफ देखने लगा। शुमाल की तरफ लाहौर था, मेरा घर था, मेरे घर वाले थे, मेरी दुल्हन थी। मैं उन सब से दूर होता जा रहा था। तीसरे रोज़ हम क्वेटा में थे, बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत, एक खूबसूरत शहर। यहाँ मौसम कदरे खुनक था। अंकल फ़िरोज़ को अब मैं फ़िरोज़ चाचा कहने लगा था और ऐसा फ़िरोज़ चाचा की ख्वाहिश पर ही हुआ था। फ़िरोज़ चाचा का ख्याल था कि अंकल का लफ्ज़ कुछ भारी भारी है और उसमें बेगानगी भी पाई जाती है। इन 3 दिनों में फ़िरोज़ चाचा ने मुझे बहुत सहारा दिया था। उनके बहुत इसरार करने पर मैंने उन्हें अपना असल नाम हारून बता दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से नहीं बल्कि लाहौर से है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। और फ़िरोज़ चाचा की दानाई थी कि उन्होंने मज़ीद कुछ जानने पर ज़ोर भी नहीं दिया था। क्वेटा के बारोनक इलाके में फ़िरोज़ चाचा का छोटा सा होटल था, लेकिन ठीक ठाक चलता था। रात 12 बजे तक होटल बंद हो जाता था और हम उसके अंदर ही सो जाते थे। ये तीसरे रोज़ की बात है। हम सोने से पहले देर तक बातें करते रहे। फ़िरोज़ चाचा ने मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ अरसे के लिए ईरान चला जाऊँ। फ़िरोज़ चाचा को ये भी मालूम हो गया था कि मेरे पास माकूल रकम मौजूद है जो ईरान के सफ़र में मेरे काम आ सकती है। फ़िरोज़ चाचा ने कहा, हारून, तुम किसी अच्छे घर के चश्मो चिराग लगते हो और पढ़े लिखे भी हो। मैं तुम्हें मशवरा देने के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी एक बड़े की हैसियत से इतना ज़रूर कहूँगा कि वतन वतन ही होता है। परदेश में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, अपनी जान पर बड़ा जुल्म सहना पड़ता है। मैंने सब सोच लिया है चाचा, और बहुत सोच समझ कर फ़ैसला किया है। घर वालों को जाने की इत्तला दी है। मैंने बताया है ना चाचा कि साहिवाल से ही फ़ोन कर दिया था। ठीक है, अगर तुम इरादा कर ही चुके हो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर गुफ्तगू के बाद हम सो गए, लेकिन अगले रोज़ ये हुआ कि फ़िरोज़ चाचा की मदद लेने के बजाय मैंने ख़ुद ही ईरानी वीज़े के लिए कोशिश शुरू कर दी। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे अंदर। दिल ये चाहता था कि बस जल्द अज जल्द पाकिस्तान की सरहदों से निकल जाऊं। पीछे का ख्याल करता था तो एकदम मेरे अंदर की सारी रोशनियां गुल हो जाती थीं। ये अंदर का अंधेरा मुझे डराता था और इस अंधेरे में एक सफ़ेद पोश का ह्योला चमकने लगता था। मैंने अपने तौर पर मालूमात हासिल की। पता चला कि वीज़े की दरख्वास्त के लिए सबसे पहले हिफाजती टीके लगवाने पड़ते हैं और उसका सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। मैं मुकर्ररा अस्पताल गया और वहाँ से हिफाजती टीके लगवाए। हिफाजती टीके लगाने वाला बलोची नौजवान आबिद मेरे साथ बड़ी खंदा पेशानी से पेश आया। 10-15 मिनट की गुफ्तगू में ही हम एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो गए। वो मिलनसार शख्स था। ड्यूटी का टाइम ख़त्म हुआ तो वो मुझे अपने साथ अपने स्कूटर पर बिठा कर घर ले गया। वो अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसने मुझे पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया और हम देर तक बातें करते रहे। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे लाहौर छोड़ने के बाद मेरे अंदर एक ख़ास तब्दीली रूनुमा हुई है। मुझसे मिलने वाले मुझसे हमदर्दी और लगाव महसूस करते हैं। पहले फ़िरोज़ चाचा और अब आबिद भाई भी ऐसी रवैये का इजहार कर रहे थे। फ़िरोज़ चाचा की तरह मैंने आबिद को भी यही बताया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, वालिद से झगड़े के बाद घर छोड़ आया हूँ और अब उन्हें कुछ करके दिखाना चाहता हूँ।
मेरे अंदर का दुख मेरे लहजे में बोलता था और सुनने वाले को मुतासिर करता था। मैंने वो रात आबिद भाई के घर उनकी बैठक में ही गुजारी। सुबह उसने मुझे डबल रोटी, अंडे, बिस्किट और चाय का नाश्ता करवाया और अपने साथ ही स्कूटर पर दफ्तर ले आया। 10-15 मिनट के अंदर उसने मेरा टीकों के कोर्स वाला सर्टिफिकेट तैयार करवा दिया। मैंने आबिद का शुक्रिया अदा किया और वापस फ़िरोज़ चाचा के होटल पहुंच गया। पासपोर्ट मेरे पास मौजूद था, सफ़र के लिए माकूल रकम भी मौजूद थी। मुझे उम्मीद थी कि ईरान के लिए मेरा वीज़ा लग जाएगा, लेकिन अगले रोज़ मुझे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। मैं ईरानी कौंसलेट पहुंचा तो मुझे बताया गया कि पंजाब में रिहाइश रखने वालों को ईरानी वीज़ा क्वेटा से नहीं इस्लामाबाद से मिलता है। मैं सख्त परेशान हुआ। किसी बंदे ने मशवरा दिया कि फ़लाँ अफसर से मिलो, शायद काम बन जाए। मैं उस अफसर के दफ्तर की तरफ जाना चाह रहा था जब एक गार्ड ने मुझे रोका और सख्त कलामी की। बड़ा बदतमीज़ सा बंदा था। ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना मुझे अच्छी तरह आता है। वो अपने तनोतोश में मुझसे 2 गुना के करीब था, लेकिन मुझे पता था कि मैं चंद सेकंड में उसे नाकों चने चबवा सकता हूँ। मगर मैं अपने शहर में नहीं था, परदेसी था और बदहाल था। किसी बड़े झगड़े का ख़तरा मूल नहीं ले सकता था। इसलिए उस खर दिमाग गार्ड की गालियाँ भी सुन लीं और 2-4 धक्के भी खा लिए। अपनी बेबसी पर रोना आ गया। एक करीबी बागीचे में दीवार के साथ लग कर बैठ गया और देर तक आंसू बहाता रहा। एक बलोची जो शायद मेरी ही तरह यहाँ के अमले का सताया हुआ था, मेरे करीब आ बैठा और तसल्ली तशफ़ी की बातें की। शाम के वक्त में फ़िरोज़ चाचा के होटल वापस पहुँच गया। चाचा के होटल में मेरा क़यामो तआम बिल्कुल मुफ्त था। दिलजोई की बातें भी सुनने को मिलती थी। सच कहते हैं कि दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। मैंने वो रात बेचैनी के आलम में गुजारी और अगले रोज़ फिर आबिद भाई के पास उसके दफ्तर में जा पहुंचा। मेरी तवक्को के मुताबिक आबिद भाई बड़ी खुशदिली से मिले। चाय बिस्किट से मेरी तवाज़ुन की, मेरी कल की कारकर्दगी के बारे में पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे सूरत हाल बताई। वो भी आज़रदा हो गया। मेरा कंधा थपक कर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ कौंसलेट जाऊँगा। दफ्तर का टाइम ख़त्म हो गया तो आबिद मुझे अपने घर ले गया। मेरी दिलजोई की बातें करता रहा, अच्छा खाना खिलाया। सुबह नाश्ते के बाद वो मुझे ऑटो रिक्शे में बिठाकर ईरानी कौंसलेट ले गया। जिस खर दिमाग सिक्योरिटी गार्ड ने कल मुझसे बदतमीज़ी की थी, वो दूर खड़ा मुझे घूर रहा था। बहरहाल आबिद भाई को मेरे साथ देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कुछ कहता या मुझे रोकने की कोशिश करता। हम दोनों बरामदे से गुजरते हुए सीधे हाई कमिश्नर के कमरे में पहुंच गए। हाई कमिश्नर खंदा पेशानी से मिला, आबिद का हाल अहवाल दरियाफ्त किया और आने की वजह पूछी। आबिद ने सब कुछ तफसील से बताया। हाई कमिश्नर चंद लम्हे गौर से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुराते लहजे में बोला, ठीक है, तुम्हें वीज़ा दे देते हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बमुश्किल शुक्रिया के अल्फाज कहे। घंटी बजाकर एक मुलाजिम को बुलाया गया। उसने वीज़ा दरख्वास्त का फ़ार्म और कलम मेरे सामने रखा और बोला, इसे पुर कर दीजिए। मैंने कांपते हाथों से फ़ार्म भरना शुरू किया। उस वक्त मुझे मज़ीद हैरत हुई जब मैंने देखा कि हाई कमिश्नर साहब खुद उठकर मेरे पास चले आए और मेरे करीब खड़े होकर फ़ार्म भरने में मेरी मदद की। इसी दौरान मैं बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को चाय लाने का ऑर्डर भी हो चुका था। कुछ ही देर बाद वही खर दिमाग गार्ड मेरे सामने झुक कर चाय पेश कर रहा था, जिसने कल मुझसे बदजुबानी की और धक्के दिए थे। मैं चाहता तो कमिश्नर साहब से शिकायत कर सकता था, मगर मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। आबिद भाई की कोशिश रंग लाई और 1.5-2 घंटे बाद ही ईरानी वीज़ा मेरे हाथ में था। आबिद भाई के लिए मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। बवक्ते रुखसत मैंने बाकायदा आबिद भाई के हाथ चूमे और उसने मुझे गले से लगाया। साथ ही सदके दिल से दुआ की कि अल्लाह मेरी मुसीबतें आसान करे और मुझे अपने मकासद में कामयाबी हासिल हो। वो एक बेलौस शख्स था। मैं इसके बाद उससे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरे जहन में नक्श अनगिनत यादों में से एक याद की सूरत में आज भी मौजूद है। मैं फ़िरोज़ चाचा के होटल की तरफ चल दिया।
अपनी शादी की रात को लाहौर छोड़ने के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने अंदर थोड़ी सी खुशी महसूस कर रहा था। मैंने जब फ़िरोज़ चाचा को बताया कि मुझे ईरानी वीज़ा मिल गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे सफ़र के बारे में बेशुमार हदायत दी। माजी में वो भी एक दफ़ा ईरान का सफ़र कर चुका था। फ़िरोज़ चाचा ने मुझे नमाज़ पढ़ने की हिदायत भी की। उसने कहा, अल्लाह अपने बंदों पर मुसीबतें इसलिए डालता है कि वो उसकी तरफ अपना ध्यान करें, और जब बंदा ध्यान कर लेता है तो मुसीबतें धुंध की तरह छटना शुरू हो जाती हैं। फ़िरोज़ चाचा की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी था कि मैं कल बस अड्डे पर जाकर अपना टिकट बुक करवा लूँ। रात होटल में गुजारने के बाद मैं सुबह बस अड्डे पहुँचा और तफ्तान बॉर्डर के लिए टिकट बुक करवाया। यहीं से मैंने एक एजेंट के ज़रिए कुछ करेंसी भी तब्दील करवाई। अब मेरे पास पाकिस्तानी रुपयों के अलावा ईरानी तोमान भी आ गए थे। बस के ड्राइवर इसहाक से भी मुलाकात हुई। उसने मेरा कीमती लिबास और चेहरा मोहरा देखकर मुझे खुसूसी अहमियत दी। मुझसे हाथ मिलाया, नाम वगैरह पूछा और लाहौर का हाल अहवाल दरियाफ़्त किया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मुझसे मिलने वाले अक्सर अफराद मुझ में दिलचस्पी महसूस करते हैं, मुझसे मुतासिर होते हैं और उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी भी जागती है। बस ड्राइवर इसहाक से होने वाली गपशप भी मेरे लिए फ़ायदा मंद रही और इसका पता मुझे अगले रोज़ चला। अगले रोज़ फ़िरोज़ चाचा और दीगर लोगों से रुखसत होकर और फ़िरोज़ चाचा की ढेरों दुआएं लेकर मैं बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया। मुझे ख़बर नहीं थी कि ये बस के रवाना होने का टाइम है और मैं आधा पौना घंटा लेट हो चुका हूँ। रिक्शे पर सवार जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो ड्राइवर इसहाक 2-3 दीगर सवारियों के साथ खड़ा बेकरारी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे मुझ पर गुस्सा तो था, लेकिन मुझे देखकर उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और बोला, हारून यार, तुमने तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम आसमान को लगा दिया। कहाँ रह गया था तुम? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ इसहाक भाई, बस सवारी मिलने में ज़रा देर हो गई। कोई और होता तो 15-20 मिनट पहले यहाँ से निकल गया होता, लेकिन तुम्हारे लिए रुका रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक भाई, और इन सब सवारियों का भी जिन्हें मेरी वजह से इतनी जहमत हुई। मैं बस में दाखिल हुआ। मुझे कहीं जगह नज़र नहीं आई। मैंने रोनी सूरत बना ली। मुझे लगा कि शायद अब घंटों तक मुझे यूं ही खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा। ड्राइवर इसहाक ने मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोला, घबराओ ना यार, हमने तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रंट पर एक सीट रखा हुआ है। मैंने शुक्र की सांस ली और फ्रंट पर बिल्कुल इसहाक के साथ जाकर बैठ गया। मेरे कीमती लिबास और हुलिये की वजह से सब लोग बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रहे थे और किसी हद तक मरूब भी नज़र आते थे। बस में ज़्यादातर मुसाफिर बलोची थे। मेले कचेले सिंधी अफराद का एक ग्रुप भी नज़र आ रहा था। उनमें औरतें और बच्चे भी थे। मैंने सब पर नज़र दौड़ाई और यही वक्त था जब मेरी नज़र पहली बार उस पर पड़ी। वो सिंधी औरतों और बच्चों के दरमियान बैठी थी। उसकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान रही होगी। दुबली पतली, तीखे नकूश वाली। वो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे में कोई कशिश थी जो देखने वाले को चौंकाती थी। उसका रंग दीगर सिंधियों से कदरे साफ था और छोटी सी नाक में बड़ी सी नथ चमक रही थी। यूँ लगता था उसकी नाक बमुश्किल नथ का बोझ उठा रही है। उसके चेहरे की नुमायाँ खुसूसियत उसकी चंचल आंखें थीं। मैं उसकी आंखों की बस एक झलक ही देख सका, क्योंकि उसने फ़ौरन ही अपनी भारी ओढ़नी अपने चेहरे के सामने कर ली थी और रुख भी ज़रा सा फेर लिया था। मेरी जहनी कैफियत ऐसी हरगिज़ नहीं थी कि मैं किसी खूबसूरत चेहरे या खूबसूरत मंजर को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता। मेरे सीने में तो हर वक्त एक गाढ़ा स्याह धुआं भरा रहता था और इर्द गिर्द की कोई शे भी अच्छी नहीं लगती थी। जल्दी बस चल पड़ी और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। जो बस आगे बढ़ती गई, इर्द गिर्द के मनाजिर बदलते गए। ये मनाजिर मेरी तवज्जो को किसी हद तक अपनी तरफ खींचने लगे। ये लकोदक सहराए बलोचिस्तान था। आबादियाँ पीछे रह गईं और अब मीलों तक कोई मुतनफ़्फ़स दिखाई देता था और न किसी आबादी के आसार। बस स्याह चट्टानें थीं और खुश्क बंजर पहाड़ थे। बड़ी देर तक गाड़ी चलती रहती थी, तब कहीं जाकर किसी पहाड़ की ढलान पर कोई कच्ची बस्ती दिखाई देती थी, धूप में जलती हुई और रेत से ढकी हुई। ना कहीं सब्ज़े का निशान, ना पानी के आसार। बस्ती के घरों को सफ़ेदी माइल रंग किया जाता था।
स्याह पहाड़ों के पेश मंजर में ये गाँव नुमा बस्तियाँ कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद दिखाई देती थी। कुछ ही देर बाद हल्के सहराई झक्कड़ चलने लगे। रेतली गर्द आलूद हवा बस के शीशों से टकराने लगी और उन्हें मज़ीद धुंधला करने लगी। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान कहीं कहीं एक रेलवे लाइन की झलक भी नज़र आती थी। मेरे पूछने पर ड्राइवर इसहाक ने बताया, ये जहादान को जाने वाली लाइन है। इसहाक भाई, ये हमारी सड़क ऐसी तंग रहेगी या आगे जाकर कुछ अच्छी भी हो जाएगी? वो हंसकर बोला, हौसला पक्का करो बाबू साहब, आगे जाकर ये और ख़राब होगा। उसने ठीक ही कहा था। हमारा सफ़र मज़ीद मुश्किल और हिचकोलेदार होता चला गया। कभी कभी तो लगता था कि मैं बस पर नहीं बल्कि ऊँट पर बैठा हूँ और किसी पुराने दौर का मुसाफिर हूँ। वज़नी नथ वाली लड़की के करीब बैठे एक बड़ी उम्र के शख्स ने मेरी तरफ इशारा किया और आजिज़ी के लहजे में बोला, बाबू साईं, खिड़की फिर खुल गई है, बंद कर दो। मैंने खिड़की बंद कर दी। ये दूसरी तीसरी बार हुआ कि मैंने खिड़की बंद की थी। बेदहानी में मैं खिड़की फिर खोल देता था और गर्म हवा अंदर आने लगती थी। किसी न किसी सवारी की दरख्वास्त पर मुझे खिड़की बंद करना पड़ती थी। आधे पौने घंटे बाद फिर यही हुआ। धुंधले शीशे की वजह से मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। वीराने में ऊँटों के कारवां को देखने के लिए मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली। गर्दालूद हवा अंदर आ गई। अब फिर एक सवारी ने मुझे खिड़की बंद करने के लिए कहा, लेकिन इस मर्तबा आजिज़ी के लहजे में दरख्वास्त नहीं की गई बल्कि बड़े सख्त लहजे में चिल्ला कर कहा गया, बंद करो नॉनसेंस। मुझे डांटने वाला एक 25-26 साल शख्स था। चेहरा लंबा, नाक ऊंची और आंखों में गुस्सा भरा हुआ। वो भी सिंधी लिबास में था और लड़की वाली नशिस्त के ऐन पीछे बैठा था। उसने अब तक किसी से कोई बात नहीं की थी और अब अगर बोला था तो इतने दुरुस्त तरीके से। मेरा दिमाग खोल गया। मैंने खिड़की बंद तो कर दी मगर घूमकर उसे देखा और कहा, यार बात तो तमीज़ से करो। क्या बात, क्या तमीज़, तुम खबीस तुम। उसको आगे बात नहीं आई और वो किसी नामालूम ज़ुबान में बड़ी तेज़ी के साथ बोलने लगा। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी नशिस्त से उठा और हुसीले अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। उसने भी फ़ौरन सेल मुर्ख की तरह सीना फुलाया और मेरी तरफ आया। इससे पहले कि हम दोनों बस के अंदर ही एक दूसरे से भिड़ जाते, 2-3 अफराद हमारे दरमियान आ गए। ड्राइवर इसहाक ने भी बस सड़क के किनारे रोक दी और बीच बचाव कराने लगा। वो शख्स मेरी तवक्को से ज़्यादा आतिश मिजाज था। ताहम मैंने भी उसे बराबर के जवाब दिए। उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। किसी वक्त यूँ लगता था कि अरबी जैसी ज़ुबान बोल रहा है, किसी वक्त उसकी ज़ुबान पर सिंधी के लफ्ज़ आ जाते थे। सवारियों ने हम दोनों को ठंडा करके अपनी अपनी नशिस्त पर बिठाया और 10-15 मिनट की ताख़ीर से बस फिर रवाना हुई। मेरे साथ बैठा हुआ नौजवान पंजाब से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम सलीम था। मैंने उससे पूछा, ये सिंधी कौन है और कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, इनके पास सऊदी अरब के वीज़े हैं। सऊदी अरब के वीज़े? इनकी हालत तो सऊदी अरब वाली नहीं है। सुना है जी, शाह फैसल ने हमारी गवर्नमेंट से ख़ास रियायत की है और वहाँ सऊदी अरब में नाजायज़ रहने वाले कई लोगों को वीज़े दे दिए। ये लोग भी शायद उनमें से हैं। इस दौरान में मैंने देखा कि उस शख्स ने आगे की तरफ झुककर नथ वाली चंचल लड़की से कोई बात की। लड़की ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। बहरहाल लड़की का चेहरा मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि वो घूंघट के पीछे था। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। इसका मतलब था कि लंबे कद वाले उस सख्त गिर नौजवान का ताल्लुक़ उस लड़की से है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो उसका क्या लगता है। ऐन मुमकिन था कि मेरे साथ उसके सख्त रवैये की एक वजह यह भी हो कि मैं इस बस में सबसे खुश लिबास और अच्छे हुलिये वाला शख्स था। इसके साथ साथ मैंने 2-4 दफ़ा बेदहानी में लड़की का चेहरा देखने की कोशिश भी की थी। मैंने सोचा कि अब इस सिलसिले में मोहतात रहूँगा और खिड़की भी बंद रखूँगा। खामखा टेंशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ने करीबन 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा जब ड्राइवर इसहाक ने उसे रोक दिया और मुसाफिरों से कहा कि वो कुछ खा पी लें। मैंने वीराने में इधर उधर निगाह दौड़ाई।
कहीं कोई होटल नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। सवारियां एक तरफ चल पड़ी थीं, मैं भी उनके पीछे हो लिया। कुछ आगे गए तो एक मंज़र देखकर हैरानी हुई। एक बहुत बड़ी चट्टान को काट कर होटल की शक्ल दी गई थी। ये होटल अंदाज़न 300 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा होगा। ऊपर बोसीदा छप्पर थे, बड़े बड़े मटकों में पानी रखा था। यहाँ बिजली वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था। जहाज़ी साइज़ की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, उनके आगे लकड़ी की बड़ी बड़ी मेज़ें थीं जिन पर लालटेनें रखी हुई थीं। चारपाइयों पर बड़ी बड़ी पकड़ियों वाले देवनुमा लोग बैठे थे। कोई कहवा पी रहा था, कोई चर्च से शुगल कर रहा था, कोई खाना खाने में मसरूफ़ था। मेज़ों पर उनका असला वगैरह भी नज़र आ रहा था। शौक़ आँखों वाली लड़की भी दीगर अफराद के साथ एक चारपाई पर मौजूद थी। ये लोग खाने के बारे में बात कर रहे थे। होटल का एक मुलाजिम मेरे पास आया। उसने मेली सी शलवार कमीज़ पहन रखी थी। क्या खाएगा बाबूजी? बस रोटी सालन ले आओ। चंद मिनट बाद मेरे सामने एक कुशादा सी प्लेट रखी थी। उसमें ऊँट के गोश्त की 2 बड़ी बड़ी बोटियाँ थीं और शोरबे के अंदर 3 सालिम आलू भी नज़र आ रहे थे। साथ में खमीरी रोटियाँ थीं। लाहौर में बर्गर और चाइनीज़ खाने वाले के लिए ये बड़ा अनोखा खाना था। बहरहाल भूख थी, इसलिए चारों नाचार खाने लगा। गोश्त ज़रा सख्त था। एक बोटी को दांतों से तोड़ने की कोशिश की तो वो मेरे हाथ से निकलकर मेज़ पर जा गिरी और वहाँ से लुढ़क कर ज़मीन पर गिर गई। मेरे कानों से हंसी की आवाज़ टकराई। जलतरंग जैसी ये दबी दबी हंसी उन्हीं अफराद की तरफ से उभरी थी। फवारे की तरह बेसाख्ता उबल पड़ने वाली ये हंसी उसी शौख चशम लड़की की थी। मैंने चौंक कर उधर देखा तो वो एक बार फिर घूंघट में दिखाई दी। ऊंची नाक वाले दराज कद शख्स ने लड़की को घूरा और गुस्से में कुछ कहा। लड़की रुख फेर कर बैठ गई। दीगर औरतों ने भी रुख फेर लिया। उस होटल नुमा जगह का माहौल अजीब था। देव हैकल इंसान और उनके असलहे को देख देख कर खौफ महसूस होता था। मेरे कीमती लिबास की वजह से ये सब लोग मुझे बड़े ध्यान से देखते थे। खाना ख़त्म करती बस की सवारियां वहाँ से निकल आईं और वापस बस में आ बैठी। ये करीबन 1 घंटे का वक्फा था। बस दोबारा चल पड़ी। इस मर्तबा मैंने देखा कि नथ वाली चंचल लड़की कुछ पीछे चली गई है। उसका ऊंची नाक वाला करख्त साथी भी अब एक पिछली नशिस्त पर नज़र आ रहा था। नौजवान और लड़की की शक्ल कुछ मिलती जुलती भी लगती थी। वो बहन भाई हो सकते थे और करीबी कज़न भी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये लड़की तो रवानी से सिंधी में बात करती थी, लेकिन नौजवान ने मुझसे लड़ते वक्त अरबी जैसी ज़ुबान बोली थी। लगता था कि वो बहुत कम सिंधी जानता है। सुबह 8 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 4 बजे के करीब नौकंडी पहुंची। पाक ईरान बॉर्डर यहाँ से करीबन 5 मील दूर था। हमारे दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गए। बावर्दी एहलकारों ने कागजात की चेकिंग शुरू की। सिंधी ख़वातीनों हज़रात काफ़ी घबराए हुए थे। अपने हुलियों से वो बेचारे गदागर ही लगते थे। मेरी बारी आई तो पहले मुकम्मल जामा तलाशी ली गई, फिर करेंसी के बारे में पूछा गया। मैंने क्वेटा से तकरीबन 1000 पाकिस्तानी रुपयों को ईरानी करेंसी में तब्दील करवाया था। इसके अलावा करीबन 2000 रुपया पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में मेरे पास मौजूद था। उन दिनों ये काफ़ी बड़ी रकम थी। मैंने ऑफिसर से कहा कि मेरे पास 500 पाकिस्तानी रुपए हैं। उसने मुझे सर तापा घूरा, फिर मुस्कुरा कर बोला, लगता तो ऐसा नहीं। अगर और पैसे हैं तो बता दें, आप जनाब को कुछ नहीं कहा जाएगा। उसके खुशगवार रवैये से मुझे हौसला हुआ और मैंने जराब में नीचे की तरफ रखे हुए 500 के 3 नोट उसे दिखा दिए। वो हंस कर चुप हो गया। ईरानी करेंसी ड्राफ्ट की सूरत में थी। इस दौरान मेरी नज़र नथ वाली दुबली पतली लड़की पर पड़ी। वो हर वक्त जैसे अपने ही हाल में मस्त रहती थी। अब भी वो चेकिंग वगैरह की परेशानी से बेपरवाह सहन में खड़ी थी। एक दरख्त पर बेर की तरह का छोटा छोटा सा फल लगा हुआ था। वो घूंघट में होने के बावजूद पंजों के बल खड़ी हो होकर फल उतारने की कोशिश कर रही थी। ऊंची नाक वाले करख्त नौजवान ने करीब जाकर उसे मना किया और अपने साथ लेकर बरामदे में आ गया। चेकिंग से फारिग होकर हम सब फिर बस में आ बैठे और बकाया 5 मील का फासला तय करके
पाक ईरान बॉर्डर पर पहुंच गए। ये जगह तफ्तान कहलाती है। अब शाम होने वाली थी। सूरज का सुर्ख गोला दूर मग़रिबी उफ़क़ की तरफ झुकता चला जा रहा था। दिन भर की गर्मी के बाद अब ठंडी रेगिस्तानी हवा चलना शुरू हो गई थी। देखते देखते शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया। हमें आज की रात इसी रेगिस्तान में खुले आसमान के नीचे गुजारना थी। किसी मौजूद जगह की तलाश में हम थोड़ी देर इधर उधर घूमे, फिर टीलों के पीछे एक जगह क़याम के लिए चुन ली। बस की तमाम सवारियां थकी हारी थीं। खाना खाने के बाद सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की जगह बिस्तर वगैरह बिछाने के लिए चुन ली। मेरे पास बिस्तर तो क्या, ऊपर ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं थी। एक गिलास तक नहीं था कि पानी ही पी सकूं। बहरहाल मेरे लिबास और शक्ल सूरत की वजह से बस की अक्सर सवारियां मुझे कोई अफसर किस्म की शे समझ रही थीं और किन अखियों से मुझे देखती थी। एक टीले के पास मुझे थोड़ी सी हमवार जगह नज़र आई। मैंने उस जगह को कंकर वगैरह से साफ़ किया, अपने बूटों के तस्मे खोले, उन्हें तकिए की तरह सर के नीचे रखा और लेट गया। ऊपर तारीक आसमान था और उस पर हज़ार सितारे चमक रहे थे। मैंने सोचा यही आसमान सैकड़ों मील दूर लाहौर में भी दिखाई दे रहा होगा, यही सितारे वहाँ भी चमक रहे होंगे। पता नहीं वहाँ क्या हालात होंगे, मुझे कैसे कैसे याद किया जा रहा होगा और तलाश किया जा रहा होगा। मेरे जहन में अपनी वालदा का तस्वर उभर आया, फिर अपनी नौब्याता बीवी का। मेरी आँखों में नमी तैर गई। मुझे क्या हो गया था, क्यों हुआ था ये सब, और वो सफ़ेद ह्योला, क्या वो मेरा वहम था? अचानक मैं अपने ख़यालों से चौंक गया। मेरे सामने खड़ी नाक वाला वही दराज का नौजवान खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर खुश्क लहजे में मुझसे कुछ कहा। उसकी सिंधी में से बस 2-4 लफ्ज़ ही मेरी समझ में आए। इधर औरतें, पर्दा, वहाँ। क्या कहना चाहते हो? उसने फिर सिंधी में कुछ कहा। सिंधी कुछ कुछ मेरे पल्ले पड़ जाती थी क्योंकि मैं कॉलेज के ज़माने में कुछ अरसा सांगड़ में रहा था। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे यहाँ से बिस्तर उठाने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि मैं टीले की दूसरी तरफ चला जाऊँ क्योंकि यहाँ मेरी नज़र औरतों पर पड़ेगी। वो बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहा था। मुझे काफ़िले से अलग थलग सुलाना चाह रहा था। यहाँ गैर मर्द तो और भी मौजूद थे। उसका नस्ला मुझ पर ही क्यों गिर रहा था? इतने में सिंधियों में से घनी दाढ़ी वाला एक और शख्स भी आ गया। उस अधेड़ उम्र शख्स का नाम नूर बख्श था। उसने खड़ी नाक वाले शख्स को तल्ख कलामी से रोकना चाहा और मेरी तरफ से बात की, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके मेरे लिए यहाँ से उठने का हुक्म जारी करता रहा। बात बढ़ गई। जब खड़ी नाक वाले ने मेरे बूट उठाकर दूर फेंकना चाहे तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो तो जैसे पहले ही लड़ने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। अब मेरे लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो गया। तैमूरी खून ने मेरे अंदर जोश मारा। मैंने सर झुकाकर उसकी कमर को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ा और पूरी कुव्वत से धकेलता चला गया। वो कद में मुझसे लंबा था और जिस्म भी अच्छा खासा था, लेकिन मैंने उसके कदम जमने नहीं दिए। मैं उसे 20-25 कदम पीछे ले गया। हम औरतों और उनके सामान के ऊपर गिरे। बर्तन बिखरते नज़र आए और पानी वाले छोटे मटके टूट गए। औरतें चिल्लाती हुई इधर उधर भागी। मैंने खड़ी नाक वाले के चेहरे पर कई ज़ोरदार मुक्के रसीद किए। मेरी तिलाई अंगूठी ने उसका चेहरा छील कर रख दिया। उसने मुझे टांगों की धकेल से दूर फेंका। उसके हाथ में एक छोटी लाठी आ गई। ये छोटी लेकिन वज़नी लाठी थी। उस पर लोहे के मोटे छल्ले से चढ़े हुए थे। वो लाठी सौंध कर दीवाना वार मेरी तरफ लपका। मैं उस वक्त तक खड़ा हो चुका था। उसने एक चिंगाड़ के साथ मेरे सर पर वार किया। मैं आज भी याद करता हूँ तो लरस जाता हूँ। वो इतना शदीद वार था कि अगर मुझे लग जाता तो मेरा तहलका ख़ैज़ सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता। मुझे नहीं मालूम मैंने किस तरह ख़ुद को उस वार से बचाया। हाँ, ये पता मुझे चल गया कि मैंने उस शख्स को दूसरा वार करने का मौका नहीं देना, क्योंकि अगर उसे दूसरा मौका मिल गया तो वो ज़रूर मेरी खोपड़ी तोड़ डालेगा। मेरे कानों में मर्दो ज़न के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी।
मैं नीचे झुका और तूफ़ानी रफ्तार से अपने सर की टक्कर उस गज़बनाक शख्स के सीने पर रसीद की। वो वार करने के लिए लाठी उठा चुका था। भरपूर टक्कर ने उसे 8-10 कदम पीछे हटा दिया, लेकिन मसला अब भी वही था। मैं निहत्था था और आहिनी छलों वाली ख़तरनाक लाठी अब भी उसके हाथ में थी। मगर फिर कुदरत ने करिश्मा दिखाया। इससे पहले कि वो शख्स मेरी तरफ आता या किसी भी तरह मेरी ज़रब का जवाब देता, एकदम खटके की ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। इसके साथ ही काफ़ी सारी रेत मेरे हरीफ के पाँव के पास उछली। वो उलट कर गिरा और लोट-पोट होने लगा। पहले तो किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। फिर अलादाद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब झुककर उसका पाँव देखने लगा। उसका पाँव जैसे किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। 3-4 दीगर अफराद भी मेरे हरीफ की तरफ बढ़े। क्या हुआ मेडेसाई? अलादाद ने चिल्ला कर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस गिरा रहा था और बल खा रहा था। एक शख्स ने लालटेन ऊंची की और तब मुझे भी पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। यह लोहे और लकड़ी का बना हुआ एक जंग आलूद फंदा था, जो न जाने कब से रेतली मिट्टी में दबा हुआ था। शायद कभी किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए ये फंदा लगाया था। हो सकता है कि वो फंदा लगाने की जगह भूल गया हो या कोई और वजह हो गई हो। आज इत्तेफाकन मेरे दराज कद हरीफ का पाँव उस फंदे में जकड़ गया था। वो उस जकड़न की तकलीफ़ से तड़पने लगा। चंद लम्हे बाद में भी लड़ाई की गर्मा गर्मी भूल कर मौके पर पहुंच गया। मेरे दराज कद हरीफ के हाथों से वज़नी लाठी छूट चुकी थी। उसने अपने हाथों से अपनी पिंडली दबाई हुई थी और किरा रहा था। उसकी पिंडली पर खून की लाली भी दिखाई देती थी। यकीनन वो एक सख्त जान शख्स था। कोई और होता तो किराने की बजाय चिल्ला रहा होता। उस फंदे में एक ताकतवर स्प्रिंग था। वज़न पड़ने के बाद वो पूरे ज़ोर से खुला था और लोहे की 2 कोसों ने उस शख्स की पिंडली टखने के ऊपर से बुरी तरह जकड़ ली थी। एक कोस तो उसकी पिंडली के अंदर धंस गई थी और शायद हड्डी तक जा पहुंची थी। ये फंदा एक जंग आलूद जंजीर के जरिए एक पत्थर के साथ अटैच था। फंदे की तरह यह जंजीर भी रेत में दबी हुई थी। अगले 10-15 मिनट दराज कद शख्स के लिए बड़े अजियतनाक थे। फंदा चूँकि पुराना हो चुका था, इसलिए खुलने का नाम नहीं ले रहा था। 2-3 अफराद मिलकर जब फंदा खोलने के लिए ज़ोर लगाते तो दराज का शख्स का हाल और बुरा हो जाता। लालटेनों की रोशनी में उसकी पेशानी पसीने से तर नज़र आ रही थी। मेरा जहन हमेशा से कुछ टेक्निकल रहा है। मेरे बड़े भाईजान टी ट्रॉलीज बनाने वाला एक बड़ा कारखाना चलाते थे। मुझे भी मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी समझबूझ थी। मेरी ये समझबूझ उस वीराने में उस फंसे हुए शख्स के काम आई। मैंने गौर किया तो अंदाज़ा लगा लिया कि ये शिकंजा ज़ोर लगाने से नहीं खुलेगा, बल्कि पिंडली की हड्डी टूटने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। अगर किसी तरह शिकंजे के स्प्रिंग को एक तरफ से निकाल दिया जाए तो वो बेपनाह दबाव ख़त्म हो सकता था जो स्प्रिंग खुलने की वजह से पिंडली पर आया हुआ था। मैंने वज़नी नथ वाली चंचल लड़की को देखा। उसका चेहरा जर्द हो रहा था और वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर रही थी। इन परेशान कुन लम्हों में वो अपना लंबा घूंघट भी भूल चुकी थी। मैंने अधेड़ उम्र अलादाद से कहा, चाचा तुम्हारे सामान में कोई पेचकस वगैरह होगा? हाँ साई, मेरे पास है पेचकस। वो दौड़ कर गया और लकड़ी के दस्ते वाला एक छोटा सा पेचकस ले आया। मैं लालटेनों की रोशनी में शिकंजे के बिल्कुल करीब बैठ गया। दराज़कद शख्स का खून बह बह कर रेत में जज्ब हो रहा था। यूँ लगता था वो बेहोश होने के करीब है। मैंने देख लिया था कि ताकतवर स्प्रिंग के एक सिरे को स्टील की एक मोटी पिन के ज़रिए लॉक किया गया है। ये पिन सुराख में से निकल जाती तो स्प्रिंग का एक सिरा आज़ाद हो जाता और स्प्रिंग खींचने से बाहर निकल आता। मैंने हथौड़ी का काम एक गोल पत्थर से लिया। पेचकस के सिरे को सुराख में डालकर 3-4 हल्की चोटें लगाईं तो लोहे की पिन बाहर निकल आई। जो काम बेपनाह ज़ोर लगाने के बावजूद नहीं हो सका था, वो एक पिन निकल जाने से हो गया।
स्प्रिंग बाहर आ गया और इसके साथ ही दराज कद शख्स का लहू लुहान पाँव शिकंजे में से निकल आया। सब ने सुख की सांस ली। अलादाद और दीगर उम्र रसीदा अफराद ने मुझे बाकायदा शाबाश दी। दराज कद शख्स का नाम मुझे जाफ़र मालूम हुआ। वो अब लड़ने के काबिल कहाँ था। उसने दोनों हाथों से अपनी ज़ख्मी पिंडली दबा रखी थी और कराहता चला जा रहा था। मैं वहाँ से उठकर फासले पर चला गया। उम्र रसीदा सिंधी अफराद में से एक मफलूकुल हाल शख्स का नाम नूर बख्श था। ये बंदा देसी तरीका इलाज जानता था। उसके पास मरहम पट्टी का बुरा भला सामान भी मौजूद था। इस वीराने में ज़ख्मी जाफ़र के लिए और किया भी क्या जा सकता था। नूर बख्श ने उसका खून बंद करने की कोशिश की। खून का रसाव कम हो गया तो उसके ज़ख्म पर अच्छी तरह पट्टी बांध दी गई। बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पर साकितो जामद बैठ गए। सबके जहन में यह अंदेशा पैदा हो गया था कि कहीं इर्द गिर्द ऐसा कोई और फंदा मौजूद ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। चाह खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।